हेलो फ्रेंड्स। क्लास सिक्स का एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी। क्लास सिक्स का एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी अध्याय 6। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और अरब सागर में पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। जो भारत का मानचित्र है ना, भारत का मानचित्र है, जैसे इसको ऐसे दर्शाती हूँ। उत्तर भाग में हिमालय है और ये इस साइड वाला भाग में, इधर वाला भाग में बंगाल की खाड़ी और इस साइड भाग में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। ठीक है। अगर मानचित्र से दिखाना चाहे तो देखिए, ये आपका अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर से इधर पूरे बंगाल की खाड़ी है और आपका इधर नीचे साइड में हो जाएगा आपका हिंद महासागर। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल है, ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, असमान पठारी सतह और तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्तर रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है। जो भारत का क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और जो उत्तरी भाग है ये उत्तर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तर में आपकी बात करें तो लद्दाख और दक्षिण की बात करें तो ये कन्याकुमारी। ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक ये कितने किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आप सुनते सुनते अगर लिखने का कोशिश करें तो लिखते जाइएगा तो आपका याददाश्त बेटर बन जाएगा। और बात करें जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लेकर कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर दक्षिण 3200, पूर्व में 2900 और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण 3200, पूर्व पश्चिम 2900। ठीक है। अगर बात करें ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, जो भारतीय महामरुस्थल उत्तरी मैदान है, जो भारत का महामरुस्थल और उत्तरी मैदान, फिर असमान पठारी सतह, ये सब तटीय भाग और द्वीप समूह स्तर रूपों की विभिन्नता को दर्शाती है। ठीक है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। फ्रेंड्स, दो बार मैं इसलिए दोहरा देती हूँ कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। इसमें आपको इरिटेट होने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। आपको दोबारा सुनने का इच्छा नहीं है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ की जलवायु क्या है, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। बात करेंगे यहाँ की वनस्पति, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, सब चीज़ अलग है। इन सब चीज़ अलगों में से भी हम भारतीय कैसा है, एकता में हैं। जो हमारी परंपराओं में दिखाती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। ठीक है। और यही कारण हमारे राष्ट्र को बंधा रखता है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन आज तो चीन को पीछे छोड़ दिया, अब भारत ही फर्स्ट हो गया ना जनसंख्या में, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
और इधर देखते हैं अब स्थिति के बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की ओर जो दक्षिण भाग है इधर से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर बात करेंगे जो भारत के उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर कितनी है तो 8 डिग्री 4 यानी 8 डिग्री 4 उत्तर है और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है। जो उत्तर अक्षांश हो गया आपका ये 37 डिग्री 6 हो गया। और पश्चिम से लेकर जो पूर्व तक का है ये भारत का विस्तार लगभग नहीं 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच है ना। ये 68 डिग्री पूर्व की बात करें तो ये कितनी है 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। 68 डिग्री और 97 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी पता कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं जरा। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग दो घंटे का होगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व की अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, क्योंकि इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी यमोत्तर है ये भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। चूँकि ये NCERT ऐप से डाउनलोड किया हुआ है PDF है फ्रेंड्स, आप लोग NCERT ऐप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेरा कोई व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं है और ना ही मेरा कोई शेयर करने का इरादा है। मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि जिसको बुक पढ़ने में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, आप लोग को समय नहीं मिलता है, तो आप लोग मेरा इस वीडियो से आप अपना NCERT बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और जितनी पुरानी बुक से क्वेश्चन फंसती है अभी नया बुक से उसके अपेक्षा ठीक ठाक पुरानी बुक से क्वेश्चन आती है, इसलिए आपका पुराना बुक कवर होना काफ़ी ज़रूरी बनता है। और क्या आप जानते हैं, देखिए इसमें क्या मैम बताई है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है। जो बड़े देश है उसका पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा विस्तार होता है, तो वहाँ पर पूरे देश का मानक समय एक नहीं हो पाएगा। जहाँ पर जो बड़ा देश हो गया, जैसे आपका रूस हो गया, ये सब देश जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन सब का एक समान मानक समय नहीं हो सकता है। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, ठीक है। और इधर हम लोग पढ़ चुके थे इसको, इधर तो पूरा पढ़ चुके थे ना। अब आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश क्या है? 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। इन देशों का पता लगाना है। देखिए जो 7 देश है भारत का स्थलीय सीमा है। ये आपका अफगानिस्तान है, ये पूर्वी पश्चिम में है,
उत्तरी पश्चिम में है, उत्तर थोड़ा सा उत्तर में भी है, थोड़ा सा पश्चिम में भी है, पश्चिम साइड में भी स्थित है ना। फिर पाकिस्तान हो गया आपको उत्तर और पश्चिम में, पूरे पश्चिम में थोड़ा और थोड़ा सा उत्तर में, दो हो गया। फिर आपका चीन हो गया, ये पूर्वी साइड में है, पूर्वी उत्तर में। और आपका नेपाल ये पूरे पश्चिम साइड में है। और भूटान हो गया थोड़ा पश्चिम थोड़ा पूर्व और थोड़ा सा उत्तर में ये नेपाल है। थोड़ा नेपाल उत्तर और थोड़ा पश्चिम पूर्व साइड में है ना। और ये आपका भूटान की बात करें ये भी पूरे पूर्वी साइड में है। और आगे देखते हैं, बांग्लादेश हो गया, ये दक्षिण साइड में हो गया और पूर्वी साइड में। म्यांमार हो गया, ये पूर्वी साइड और दक्षिण साइड है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे एक है म्यांमार 7। इन सब 7 देश है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 4 5 6 और इधर आपका 7 हो गया। अब देखते हैं हम लोग ऊपर से मानचित्र थोड़ा सा देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र। ये लद्दाख है, लेह लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, देहरादून, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जयपुर, राजस्थान। इस तरह से मानचित्र में है। आज जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरह का लाइन बना हुआ रहता है। जो राज्य सीमा होता है ये डॉट डॉट वाला लाइन होता है। और राजधानी शहर किससे होता है, गोल जैसा बना हुआ है। और राष्ट्रीय राजधानी एक बड़ा गोल, इसके बाद छोटा गोल, इस तरह से इसका साइन दिया हुआ है। जैसे कि ये सब राजधानी हो गया, राजधानी हो गया, राजधानी हो गया, ये सब राजधानी है आपका। और ये जो इधर बड़ा सा है ये देश का राजधानी है, ठीक है। इस तरह से आप मानचित्र को अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, इससे आपको मानचित्र वाला भाग से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मानचित्र सुनने से नहीं होता है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है, इसको देखने से दिमाग में आता है। और सुनने से होगा लेकिन आप जगह को उतना अच्छा से नहीं जान पाएंगे, ये तो मानचित्र से देख करके पता कर चलता है। देखिए इनमें से जो जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है, ये जो भाग है इनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा महाद्वीप जो दक्षिण समुद्र में है वो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। जो श्रीलंका है और मालदीव है ये हमारे पड़ोसी हैं। ये पाक जल संधि यानी पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जो पाक जल संधि है, ये पाक जल संधि है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और ये दक्षिण साइड में यानी दक्षिण समुद्र में दो पड़ोसी देश यानी 2 पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका और मालदीव है ना। और इसको कौन सा जो श्रीलंका हमारे देश के साथ जो जिस जल संधि से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे, पाक जल संधि। इसमें से 3 इम्पोर्टेंट बात आ गया। देखिए श्रीलंका और महाद्वीप हो गया 1, और ये पाक जल संधि हो गया 2, और ये पाक जल संधि किसके साथ हो गया, भारत श्रीलंका हो गया, ठीक है। 4 इम्पोर्टेंट बन जाता है ना। पहला कितना देश है, तो 2 हो गया। फिर कौन सा जल संधि, पाक जल संधि, और किसके साथ, ये भारत और श्रीलंका के साथ। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। देखिए जो भारत एक विशाल देश है, ये प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको क्या किया गया, बांटा गया है ना। दिल्ली भारत की राजधानी है,
राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जो राज्य है उसको मुख्यतः किसके आधार पर, भाषाओं के आधार पर बटा हुआ है ना, भाषाओं के आधार पर हुआ है, यानी निर्माण हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा, ये जो ऊपर वाला भाग है, इस साइड वाला देखिए, हिमालय पर्वत ये हिमालय का पर्वत है, ये शिवालिक है। हम लोग इस सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। 5 नदियों का समूह, झेलम नदी, चेनाब नदी, पंजाब नदी, सतलुज नदी। इधर आपका पंजाब आ गया, पंजाब, 5 नदियों का समूह पंजाब ना। अब इधर सिंधु नदी पाकिस्तान साइड में चला गया, और फिर इधर देखिए, अब भारतीय मरुस्थल अरावली श्रेणी, ये राजस्थान में है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान में है। जमुना नदी, चंबल नदी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा नदी, तापी नदी, गंगा नदी, ये उत्तरी मैदान है। ठीक है, इधर से उत्तरी मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। ये महानदी जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ की ओर लगभग उड़ीसा छत्तीसगढ़ में ये नदी है, महानदी, और ये भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है ना। आगे पढ़ेंगे, इधर में है, देखिए। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय कहा जाता है। जो सबसे उत्तर में स्थित है उसको क्या कहेंगे, वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसको हिमालय, वृहत हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम के बारे में पता लगाना है। तो शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। जो शिवालिक श्रृंखला है ये सबसे दक्षिण में स्थित है ना। जब हम लोग वृहत हिमालय देखें, ये वृहत हिमालय या हिमाद्री की बात करें तो ये उत्तर साइड में है और सबसे ऊंची शिखर है। जो मध्य की बात करें तो ये किधर है, दक्षिण में स्थित है। और इसके बाद शिवालिक ये किधर है, ये भी दक्षिण स्थित श्रृंखला है। ठीक है, अब इधर देखते हैं। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है। जो सहायक नदी होती है, जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है, उसको क्या कहेंगे, सहायक नदी, और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। देखिए, सहायक नदी की बात करें, जैसे ये नदी हो गया, ठीक है, ये नदी हो गया, ये नदी इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से आती है, इधर से भी, इस तरह से नदी बहती हुई आ रही है। तो ये इस नदी की सहायक नदियाँ बन गई। तो ये सब मिल करके और लास्ट में कहाँ जाती है, ये मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सब नदियों का पानी मुख्य नदी में विसर्जित करती है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं मानचित्र को। ये हिमालय हम लोग का किधर है, पूरे उत्तर साइड में। ये शिवालिक किधर है, दक्षिण साइड में। और इसमें जो बीच वाला में देखें, कौन सा,
हिमाचल, हिमाचल देखे थे ना, किधर गया, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आओ इसका, सॉरी, इसका मध्य भाग किधर है, ये भी दक्षिण साइड में ही है, इसका मध्य वाला भाग। जैसे इसमें डस्ट डस्ट दिया हुआ है, डस्ट डस्ट भी दिया हुआ है, ये सब क्या हो, हिमाचल वाला भाग हो गया। तो मतलब ये जो शिवालिक हो गया पूरे दक्षिण में है, और ये हिमाचल भी दक्षिण में ही है, उत्तर दक्षिण में है। और पूरे हिमालय वाला भाग, हिमालय की बात करें तो पूरे हिमालय उत्तर में स्थित है ना। और ये नीचे भी देख लेते हैं मानचित्र का, ये केरल साइड का भाग है, ये तमिलनाडु, सॉरी, इधर नीचे वाला भाग तमिलनाडु का है, ठीक है। यहाँ पर नीलगिरी है, कावेरी है, अन्नामलाई है, अन्नामलाई, फिर कृष्णा नदी आ गया, का दक्कन पठार आ गया, गोदावरी नदी, पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया। इस तरह से मानचित्र में दिया हुआ है। अब इधर देखते हैं विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सब भी है। जैसे इधर खंबात की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब तो पहले हम लोग देख चुके थे। जो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का जो होता है ये पर्वतीय प्रदेश होता है, और पठारी वाला प्रदेश येलो कलर का हो गया, और मैदान वाला भाग ग्रीन कलर का। अब देखते हैं आगे, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, ठीक है। जो हिमालय का दक्षिण भाग है उधर उत्तरी मैदान स्थित है, जो हम लोग पहले मानचित्र में देख चुके थे। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, ठीक है। जो ये समतल तथा सपाट भाग है, इस भाग को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप हैं उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। तो इसको अगर ट्रिकी की बात करें तो इसको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, तो नाम ही याद हो जाएगा ना, इजी है ना, इसके लिए ट्रिकी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए नहीं ज़रूरत है, ये बन जाएगा। अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा। कोई चीज़ ट्रिकी के साथ पढ़ते हैं ना तो उसमें मज़ा ही कुछ अलग रहता है, और माइंड पे बैठ जाता है वो चीज़। ताकि यहाँ पर मैम कुछ बताई है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, और जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति, जो इस डेल्टा की आकृति है ना, ये त्रिभुजाकार का है, ठीक है। और डेल्टा स्थल का वो भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जो डेल्टा स्थल का जो नदी के मुहाने पर बनता है, इधर मुहाना है, ठीक है, इस भाग में इधर जो डेल्टा बनता है, तो ये जाकर कहाँ, समुद्र में जाकर नदी का जो समुद्र में प्रवेश करती है, ये नदी का मुहाना है, ये जाकर समुद्र में प्रवेश करती है, उसी को क्या कहते हैं, मुहाना, ठीक है। अब देखते हैं, और इन नदियों के द्वारा जो मैदान कृषि के लिए जो निक्षेप लाया गया था, तो इसके द्वारा जो निक्षेप लाया गया है वो जो निक्षेप लाया गया है वो क्या होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है, जिसके कारण यहाँ पर फसल अच्छी होती है, और यहाँ पर लोगों की संख्या भी अधिक होती है, इसलिए जनसंख्या की इस मात्रा में जनसंख्या की संख्या भी अधिक है। ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो जलोढ़ नीचे मिट्टी कैसे होती है, काफ़ी महीन होती है, और बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। और निक्षेपित मिट्टी होती है, और ये सहायक नदी क्या होता है, जो बहुत सारे नदियाँ आके एक मेन नदी में मिल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ।
अब देखते हैं, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। हम लोग देखें ना राजस्थान वाला भाग में, यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। और उत्तरी जो भारत का राजस्थान वाला भाग में इधर मरुस्थल है और यहाँ पर बहुत कम वनस्पति है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म, शुष्क तथा रेतीला है। चूँकि यहाँ पर मरुस्थल है इसलिए यहाँ पर शुष्क और गर्म तथा रेतीला है। ठीक है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। जो उत्तरी मैदान है उधर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति भी त्रिभुजाकार ही है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंदु एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो बिंदु एवं सतपुड़ा है ये भी क्या है, महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। जो बिंदु एवं सतपुड़ा है उनकी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो बिंदु एवं सतपुड़ा ये क्या है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है और इन श्रृंखला से होकर ही नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। ठीक है। जो हम लोग उत्तर पश्चिम में पढ़े थे, अरावली श्रृंखला, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, राजस्थान वाला भाग में। इसे इधर मानचित्र में देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए ये अरावली पर्वत है, ये अरावली श्रेणी हो गया, ये भारतीय मरुस्थल हो गया राजस्थान वाला भाग में। और आगे देखते हैं, इस पठार से पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। देखिए इस पठार में क्या है, इस पठार में पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, जो पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अगर बात करें पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री की तथा पूर्व में पूर्वी घाट या पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। जो पश्चिमी घाट का विस्तार है ये एक समान है, जबकि पूर्वी घाट का बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। जो पश्चिमी भाग का है ना, इस घाट का निर्माण मतलब ये सह्याद्री भाग एकदम मतलब लगभग में एक समान है, लेकिन पूर्वी घाट का विस्तार बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। और इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। जो पूर्वी भाग है इस भागों में खनिज, कोयला और लौह अयस्क की मात्रा प्रचुरता में है। ठीक है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। जो पश्चिम घाट हो गया, जो पूर्वी घाट हो गया, उन सारे इलाकों में, उन सारे स्थान में क्या है, तटीय मैदान स्थित है। और पश्चिम देखिए बात क्या है, जैसे इधर समुद्र हो गया या कोई नदी हो गया, इधर घाट बना है। ठीक है, इधर घाट बना है तो नदी साइड सामने रहेगा तो इधर तो मैदान तो रहेगा ना, मैदान रहेगा। अब देखते हैं जो पश्चिमी मैदान है ये काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान ये क्या है, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये अपेक्षाकृत चौड़े हैं और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, कई नदियाँ हैं यहाँ पर क्या है, पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। मेन की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ये सब नदियाँ हैं। और ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। जो ये नदियाँ हैं ना, ये अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। जो बंगाल का खाड़ी है, जो इस साइड वाला भाग में बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है। अब देखिए ये जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, इसको अगर मैं ट्रिक दे दूँ तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे मगोका,
म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी। अच्छा रहेगा ना। तो मगोक्का, आप एक एक अक्षर को याद रखिएगा तो बन जाएगा। मगोक्का, म गो क का, मगोक्का। ये क्या है? ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। और ये किधर है? बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ये किधर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा में स्थित है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई। और नहीं, आगे भी है क्या? हाँ है आगे। देखिए भारत में 2 द्वीप समूह भी है। देखिए थोड़ा सा कुछ, क्या आप जानते हैं ये सब वाला और है क्या? हाँ है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो परवाल द्वीप है ना, ये परवाल द्वीप है, ये जीवों के लाश से बना हुआ द्वीप है। ठीक है, ये जीवों के लाश से बना हुआ द्वीप है। अब थोड़ा आपको आश्चर्य होगा कि कैसा जीव। तो ये परवाल का जो छोटा समुद्री जीव होता है ना, परवाल का छोटा समुद्री जीव होता है, तो उनके कंकालों से फिर कुछ बचा हुआ जीव था, फिर उनका कंकाल बना, उसका मृत्यु के बाद फिर बचा हुआ जीव था कुछ, तो फिर उसका मृत्यु हुआ। इस प्रकार से उसके कंकालों के द्वारा इस द्वीप का निर्माण हुआ। ठीक है, इस द्वीप का, कौन सा द्वीप? परवाल द्वीप का। वह जो छोटे जीव, समुद्री जीव है, तो उसका नाम क्या है? पोलिप। उसका नाम क्या है? पोलिप। ठीक है, और इन पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। और इस जो पोलिप है ना, तो इन ठोस कंकालों के ऊपर ही होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं। तो इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण हुआ ना। और भारत में, अब देखते हैं, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। जो भारत देश है ना, 2 द्वीप समूह भी है। ठीक है, एक साइड इधर, एक साइड इधर। एक लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बोले ना, एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में। बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत से दक्षिण और पूर्व, भारत से दक्षिण पूर्व में स्थित है। और लक्षद्वीप हो गया आपका, ये अरब सागर में स्थित है। इस साइड अरब सागर है। और ये केरल के तट में, केरल के तट से कुछ दूर, केरल के तट से कुछ दूर, ये केरल के तट से कुछ दूर परवाल द्वीप पर स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप भी है। जो लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप भी है ना। बात करेंगे फर्स्ट में, तो ये लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और केरल के तट से कुछ दूर बाद परवाल द्वीप भी है। इस तरह से आप लोग को समझना है अच्छा से। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये तो आपको पता चल गया, दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और आगे देखते हैं, जो 2004 में जो सुनामी आई थी, इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र पर और कैसे पड़ा था? काफ़ी ज़्यादा भाव विभोर वाला स्थिति था। और इसमें बहुत ज़्यादा जनमाल हानि हुआ भी था। ये सब पता लगा सकते हैं आप अपने बड़ों से, समाचार पत्रों से, और बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और जो सुनामी जब भारतीय तट से टकराई थी, तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जो सागर का विशाल तरंग है ना, सागर का विशाल तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई। आप लोग को धन्यवाद।